की जय, भारत माता की जय। नमस्ते, सदा वत्सले मातृभूमि। जय हिंद दोस्तों दिन भर क्या रहा स्पेस, डिफेंस और इंटरनेशनल गलियारे से इस वीडियो में एक एक करके जान लेते हैं। सबसे पहले अपडेट की बात करते हैं तो वो चौथे FOC तेजस मार्क 1 को लेकर आ रही है। HAL ने हाल ही में SP-20 की चौथी FOC स्टैंडर्ड तेजस MK-1 फाइटर जेट की पहली परीक्षण उड़ान भरी है और इस पहली उड़ान के लिए कुछ दिनों पहले ही योजना बनाई गई थी, जिसे HAL के चीफ टेस्ट फ्लाइंग राजीव जोशी के द्वारा संचालित किया गया था। SP-20 एकमात्र तीसरा ऐसा विमान बन गया है जिसे FY 2020-21 और SP-21 और SP-22 के लिए अपनी पहली उड़ान पूरी कर ली है। अगर HAL इस वित्त वर्ष के लिए मार्च तक इन परीक्षणों को पूरा कर लेता है तो ये कुल गिनती 5 विमानों से आगे की हो जाएगी, जबकि टारगेट FY यानी कि फाइनेंशियल ईयर 2020-21 के लिए 8 FOC स्टैंडर्ड तेजस MK-1 फाइटर जेट का था। HAL के प्रमुख R माधवन ने भरोसा जताया है कि FOC स्टैंडर्ड तेजस मार्क 1 फाइटर जेट की डिलीवरी अगले कुछ महीनों में तेज हो जाएगी, क्योंकि लॉकडाउन के बाद आपूर्ति श्रृंखला स्थिर हो जाएगी। 16वें FOC स्टैंडर्ड तेजस MK-1 फाइटर जेट की डिलीवरी होने के बाद HAL की सुविधा में 18 तेजस MK-1 ट्रेनर के निर्माण के लिए शिफ्ट कर दी जाएगी। इससे पहले कि 2023 से उन्नत तेजस MK-1 का उत्पादन शुरू हो जाएगा। अगली अपडेट विदेश मंत्रालय को लेकर आ रही है। पाकिस्तान के प्रधानमंत्री इमरान खान और सेना प्रमुख जनरल कमर जावेद बाजवा, जिन्होंने शांति के लिए अनुकूल माहौल बनाने की बात कही है, अब दोनों देशों के विदेश मंत्री मार्च के अंत में आमने सामने आ सकते हैं। भारत के विदेश मंत्री S जयशंकर इस महीने के अंत में अफगानिस्तान के मुद्दे पर होने वाली एक मीटिंग में हिस्सा लेने के लिए तजाकिस्तान की राजधानी दुशांबे जाने वाले हैं। इस मीटिंग में पाकिस्तान के विदेश मंत्री शाह महमूद कुरैशी भी हिस्सा लेंगे। सूत्रों के मुताबिक वहां पर भारत के विदेश मंत्री S जयशंकर और पाकिस्तान के विदेश मंत्री के बीच में मुलाकात संभव है। दोनों ही देशों के विदेश मंत्री 30 मार्च को दुशांबे में हार्ट ऑफ एशिया सम्मेलन में हिस्सा लेंगे। इसमें अफगानिस्तान के भविष्य पर चर्चा होगी। भारत फोर्स का कहना है कि उन्हें भारतीय सेना की तरफ से एक नया वाहन बनाने का ऑर्डर मिला है, जिसे कि कल्याणी M4 के नाम से जाना जाता है। इसके लिए रक्षा मंत्रालय ने करीबन 177.95 करोड़ रुपए का ऑर्डर दिया है। कल्याणी M4 वाहन, जो कि कई भूमिकाएं निभा सकता है, इसे भारतीय सेना की विशिष्ट आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए डिजाइन किया गया है। इसका इस्तेमाल सशस्त्र बलों के द्वारा रफ इलाके में जाने के लिए किया जाएगा और उन क्षेत्रों में जहाँ खदानें हैं और IED या फिर तत्कालिक विस्फोटक उपकरणों का खतरा होता है, वहां पर इनका इस्तेमाल किया जाएगा। M4 अपनी हाई स्पीड और त्वरित गतिशीलता को ध्यान में रखकर डिजाइन किया गया है। साथ ही इसमें सैनिकों की सुरक्षा सबसे महत्वपूर्ण बिंदु है। इस वाहन में 8 लोगों का दल जा सकता है। वाहन का वजन 16 टन है, लेकिन इसमें बहुत अच्छा ऑफ रोडिंग एंगल है। इसमें 43 डिग्री का एंगल और 44 डिग्री का अप्रोच एंगल है। M4 900 mm की गहराई तक पानी में जा सकता है। इसके अलावा इसे कठिन इलाकों में भी ऑपरेट किया जा सकता है। यह अत्यधिक तापमान को भी संभाल सकता है। ये 50 डिग्री के बेहद गर्म तापमान पर और -20 डिग्री के चरम तापमान पर भी आसानी से ऑपरेट किया जा सकता है। M4 एक टर्बोचार्ज 6 सिलेंडर डीजल इंजन के द्वारा संचालित है, जो कि अधिकतम 465 HP का उत्पादन करता है। अगली अपडेट भारत और अमेरिका को लेकर आ रही है। अमेरिकी रक्षा मंत्री लॉयड जे ऑस्टिन ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के साथ मुलाकात की और द्विपक्षीय मुद्दों पर बातचीत की। दोनों पक्षों ने आपसी सहयोग को बढ़ाने को लेकर चर्चा की। साथ ही चीन के आक्रामक रवैये का मुकाबला करने के लिए बाइडेन प्रशासन आगे बढ़ता हुआ दिख रहा है। अपनी 3 दिवसीय यात्रा पर आए लॉयड ऑस्टिन भारत के साथ गहराई से व्यापक रक्षा साझेदारी के महत्व को दर्शाता है। साथ ही वे हिंद प्रशांत क्षेत्र में सामने आने वाली चुनौतियों पर भी मिलकर काम करेंगे। यही नहीं, अमेरिकी रक्षा मंत्री लॉयड ऑस्टिन ने रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह के साथ भी मुलाकात की। विज्ञान भवन में जो बैठक हुई थी उसमें CDS जनरल विपिन रावत समेत तीनों सेना प्रमुख भी मौजूद थे। राजनाथ सिंह ने इस मुलाकात के बाद कहा कि भारत और अमेरिका ने एक दूसरे की सैन्य मदद के लिए सहमति जताई है। हालांकि इस बात से चीन को चिढ़ मच सकती है। संयुक्त बयान जारी करते हुए राजनाथ सिंह ने कहा कि भारत और अमेरिका पूरी ताकत से वैश्विक रणनीतिक साझेदारी के लिए प्रतिबद्ध है। हमने रक्षा सहयोग पर व्यापक रूप से बातचीत की है और सैन्य जुड़ाव का विस्तार करने के लिए कहा है। यही नहीं, इसके अलावा इस मीटिंग में US इंडो पैसिफिक कमांड, सेंट्रल कमांड और अफ्रीकी कमांड के सहयोग में वृद्धि पर सहमति जताई है। यही नहीं, राजनाथ सिंह ने बताया कि हमने लीमो, कॉमकासा और BECA समझौतों पर हस्ताक्षर किए। अमेरिका के रक्षा मंत्री लॉयड ऑस्टिन ने NSA अजय डोभाल के साथ भी मुलाकात की और दोनों के बीच कई मुद्दों, रणनीतिक साझेदारी और सुरक्षा एवं रक्षा के लिए अलग अलग पहलुओं पर भी सहयोग को लेकर चर्चा हुई। हालांकि सबसे मेन बात जो है वो ये है कि अमेरिका यहाँ पर अपने हथियार बेचने आया हुआ है। आपको बता दें कि $3 बिलियन की लागत से अमेरिका से करीब भारत 3 मल्टीमिशन सशस्त्र प्रीडेटर ड्रोन खरीदने के लिए उत्सुक है और ये ड्रोन तीनों सेनाओं को मिलेंगे। इसके अलावा करीबन $18 अरब की लागत से 114 लड़ाकू विमान खरीदने की भारत की योजना पर भी अमेरिका पिच कर सकता है। और आपको बता दें कि इस मीटिंग पर अमेरिका की रक्षा निर्माण कंपनी बोइंग और लॉकहीड मार्टिन की भी नजरें हैं। तो कुल मिलाकर ये कहा जा सकता है कि अमेरिका यहाँ पर
एक सहयोग तो भारत के साथ कर रहा है, लेकिन मेन जो उसका मुद्दा है वो है अपने हथियारों को बेचना, और यही प्लानिंग के साथ लॉर्ड ऑस्टिन भारत आए हुए हैं। सीआरपीएफ की तर्ज पर अब आर्मी, नेवी और एयरफोर्स भी वेतन एवं पेंशन के खर्चों को कम करने का विचार कर रही है। सैन्य बलों को पुरानी पेंशन योजना से एनपीएस में शिफ्ट किया जाएगा या इसके लिए कोई नया मैकेनिज्म तैयार होगा, और इस बात का जिक्र 15वें वित्त आयोग की रिपोर्ट में भी देखने को मिलता है। केंद्रीय अर्धसैनिक बलों में, जिसमें कि सीआरपीएफ, बीएसएफ, आईटीबीपी, सीआईएसएफ, एनएसजी, एसएसबी और असम राइफल जैसी फोर्स शामिल हैं। इनमें जनवरी 2004 के बाद सेवा में आने वाले कर्मियों को पुरानी पेंशन व्यवस्था से बाहर कर दिया था। वे सभी कर्मी अब नेशनल पेंशन स्कीम का हिस्सा होंगे। आपको बता दें कि जनवरी 2004 में जब केंद्रीय अर्धसैनिक बलों में पुरानी पेंशन व्यवस्था खत्म हो गई थी, तो उसका बड़े पैमाने पर विरोध हुआ था। फोर्स वेलफेयर एसोसिएशन के द्वारा आज भी पुरानी पेंशन व्यवस्था को बहाल करने और सेना की भांति 1 रैंक 1 पेंशन दिए जाने की बात की जा रही है। यानी कि अब सेना, नौसेना और वायुसेना, जहां पर भी 2004 के बाद भर्तियां हुई हैं, उन सबको अब अर्धसैनिक बलों की तरह पेंशन योजना, जो पुरानी पेंशन योजना है, उस स्कीम से बाहर रखा जाएगा। दोस्तों, इस बात से आप कितना सहमत हैं कि क्या पुरानी पेंशन व्यवस्था ठीक थी या फिर ये जो नया अमेंडमेंट सरकार लेके आ रही है वो ठीक है? क्योंकि यहाँ पर भारत सरकार पेंशन से जुड़ा हुआ जो अधिक भार है उसे कम करने के लिए और साथ ही उसका इस्तेमाल आधुनिक हथियारों को खरीदने के लिए कर सकती है। तो दोस्तों, आपको क्या लगता है इस बारे में? आप कमेंट सेक्शन में जरूर लिखकर बताएं। दोस्तों, यहाँ तक अगर आपको जानकारी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा, साथ ही अपना महत्वपूर्ण कमेंट हमें जरूर कीजिएगा। अगली अपडेट ऑर्डिनेंस फैक्ट्री बोर्ड मेढक को लेकर आ रही है। ऑर्डिनेंस फैक्ट्री बोर्ड मेढक इन्फेंट्री कॉम्बैट व्हीकल्स यानी कि FICV और विशेष उच्च ऊंचाई वाले वाहनों के साथ सीमाओं पर किलेबंदी करेगी और FICV इंस्टेंट फायर डिटेक्शन और सप्रेशन सिस्टम के साथ लैस होगा। ऑर्डिनेंस फैक्ट्री मेढक लगातार सैन्य हार्डवेयर को बना रहा है और बख्तर-1 लड़ाकू वाहनों के लिए प्रोटोटाइप भी विकसित कर रहा है। इस कारखाने ने सारथ BMP-2 बख्तर-1 वाहनों को अपग्रेड किया है और अब तक 3000 से अधिक बख्तर-1 वाहनों को वे डिलीवर भी कर चुके हैं। न्यू BMP नाइट विजन क्षमता से लैस होगा, जो रात में भी टैंक चालक, कमांडर और गनर को 360 डिग्री का विजन प्रोवाइड करेगा। ऑर्डिनेंस फैक्ट्री मेढक के अनुसार हर साल फैक्ट्री में 125 नए इन्फेंट्री कॉम्पैक्ट व्हीकल्स निकलते हैं जो उच्च क्षमता से लैस होते हैं। ऑर्डिनेंस फैक्ट्री नए वाहनों के उत्पादन के अलावा BMP को ओवरहॉलिंग करना भी शुरू कर देगी। ये देश का एकमात्र ऐसा कारखाना है जो पैदल सेना के लड़ाकू वाहनों का उत्पादन कर रहा है। BHEL का भारत के स्पेस प्रोग्राम में एक महत्वपूर्ण रोल रहा है और पिछले 2 दशकों से वो लगातार इसरो के साथ मिलकर काम कर रहा है। पिछले 16 वर्षों में इसरो ने GSAT, IRNSS श्रृंखला जैसे कई महत्वपूर्ण मिशनों में इस्तेमाल की जाने वाली बैटरियों की आपूर्ति की है। अभी हाल ही में BHEL ने चंद्रयान 3 के लिए अपनी 100वीं बैटरी की आपूर्ति की और ये बैटरी उच्च गुणवत्ता, विश्वसनीयता और सुरक्षा के उच्चतम मानकों के साथ BHEL इलेक्ट्रॉनिक डिवीजन बेंगलुरु के द्वारा बनाई गई है। वहीं BHEL इसरो के सैटेलाइट्स के लिए अंतरिक्ष ग्रिड सौर पैनलों का निर्माण भी करता है और इसरो के कई सैटेलाइट्स में भेल निर्मित पैनल है। अगली अपडेट भारत फ्रांस के तीसरे स्पेस मिशन को लेकर आ रही है। इसरो के अध्यक्ष के सिवान ने बताया कि भारत और फ्रांस तीसरे संयुक्त सैटेलाइट मिशन पर काम कर रहे हैं और दोनों देशों के बीच द्विपक्षीय अंतरिक्ष सहयोग, मानव अंतरिक्ष उड़ान समेत कई क्षेत्रों में प्रवेश करा है। अंतरिक्ष विभाग के केसीवन ने बताया कि सरकार ने अंतरिक्ष क्षेत्र में हाल में सुधार करके जो अवसर पैदा किए हैं, कई फ्रांसीसी कंपनियां उन अवसरों का इस्तेमाल करना चाहती है। साथ ही केसीवन ने बताया कि फ्रांस अंतरिक्ष में भारत का सबसे बड़ा साझेदार है। इसरो के अधिकारियों के अनुसार इसरो और फ्रांस की अंतरिक्ष एजेंसियां CNES ने 2 संयुक्त मिशन किए हैं। पहले मिशन के तहत मेगा टॉपिक्स को 2011 में और दूसरे मिशन को 2013 में प्रक्षेपित किया गया था। सिवन ने कहा कि हम तीसरे मिशन पर काम कर रहे हैं। साथ ही नाविक का फ्रांस में स्टेशन बनाने और भारत में CNES के सिंटिलेशन रिसीवर की स्थापना पर बातचीत चल रही है। तो दोस्तों, ये थे अभी तक के टॉप डिफेंस और स्पेस अपडेट्स। वीडियो के संबंध में कोई प्रश्न, जवाब है, आपका कोई सवाल है, आप कमेंट सेक्शन में लिखकर जरूर पूछ सकते हैं। इस वीडियो के लिए इतना ही, मिलता हूं नए वीडियो के साथ। तब तक के लिए अपना ध्यान रखिएगा। जय हिंद, जय भारत।